नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ाएंगे वो है कैल्सियस इनइक्वालिटी। जो कैल्सियस इनइक्वालिटी है वो पे हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी गिवन टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज लार्जर देन द एंट्रोपी ट्रांसफर टू द इंजन बाय द हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि जैसे एंट्रोपी चेंज होगा हमारे सिस्टम के अंदर, वो कोई भी एंट्रोपी चेंज होगा जब भी कोई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो के इक्वल होगा। जो पीछे अपन ने एक छोटा सा प्रूव किया था उसी का आगे फॉर्म में ये बता रहा है। अपन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन जो प्रोसेसेस लेंगे, कभी एडियाबैटिक लेंगे, कभी आइसोथर्मल लेंगे, और उनके अंदर अपन ये वाली चीज़ें जो कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है ये वाली प्रूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल होता है। अपन ने सिंपल इसके अंदर क्या किया है, ये डेल्टा एस सराउंडिंग को उस साइड ले गए हैं। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग को उस साइड ले गए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके बाद अपन इन दोनों की अलग अलग से वैल्यू लिख लेंगे कि जो पीछे अपन ने देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है हमेशा, वो होता है हीट चेंज रिवर्सिबली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हीट लॉस्ट है, यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय दी सिस्टम बाय दी सराउंडिंग है। जब हीट लॉस्ट बाय दी, ठीक है, क्योंकि हीट लॉस्ट बाय दी सराउंडिंग है, इसीलिए अपन यहाँ पर कौन सा साइन लिया है, नेगेटिव साइन लिया है। सेकंड, अगर अपन सिस्टम वाली हीट देखें तो वो किसके ग्रेटर देन होगी, इक्वल टू क्यू बाई टी के। ये यहाँ पर क्यू बाई टी क्यों आया, क्योंकि देखो जो अपन ने पीछे इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, जो डेल्टा एस सिस्टम है वो ग्रेटर देन किसके है, डेल्टा एस सराउंडिंग के, माइनस इसके अंदर साइन था। जो ये वाली वैल्यू है ये अपन ने इसके अंदर रख दी है, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा एस सिस्टम सिंपली किसके इक्वल बच गया, या किससे ग्रेटर देन बच गया, क्यू बाई टी से ग्रेटर देन बच गया। ठीक है, अगर आप पार्शियल चेंज की फॉर्म में लिखें तब जो डेल्टा एस सिस्टम है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर आप हीट चेंज के अगर स्मॉल चेंज की उसमें लिखें, डी एस ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी से हो जाएगा। ठीक, यही है कैल्सियस इनइक्वालिटी जिसको अपन ने नाम दिया, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो डी एस सिस्टम है वो ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर किसकी फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं स्मॉल चेंजेस की फॉर्म में, स्मॉल चेंज की फॉर्म के अंदर अपन लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी एस सिस्टम ग्रेटर देन किसका जो माइनस ऑफ डी एस सराउंडिंग, और यहाँ पर अपन ने इसकी वैल्यू रख दी है डी एस सराउंडिंग कितनी वैल्यू होगी, माइनस डी क्यू बाई टी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, जो डी एस सिस्टम है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल बच गया, डी क्यू बाई टी से ग्रेटर देन इक्वल बच गया। अब देखो जो कैल्सियस इक्विवेलेंटी है उसने क्या बताया है, इसने बताया दिस शोज दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स विद इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये हमें बता रहा है कि जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगी वो हमेशा किसके साथ होंगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ होंगी। अब अगर आप दो एग्जांपल्स लें तो वो भी इसको स्टेट करेंगे, वो भी बताएंगे कैसे वो उसके इक्वल या उससे ग्रेटर देन हो रहा है। पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं आप स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन का ले रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन के अंदर आप दो टाइप की प्रोसेस लेंगे, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल वाली प्रोसेस, ये दो टाइप की प्रोसेस लेंगे।
इरिवर्सिबल वाली अपनी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस तो आप लेके कंसिडर करके ही चल रहे हैं। अगर आप पहले एडियाबैटिक वाली प्रोसेस के अंदर देखा, अगर अपना जो सिस्टम है वो एडियाबैटिक, इसका मतलब है ना कोई हीट बाहर जा सकती है और ना कोई हीट अंदर आ सकती है। इसका मतलब है कि डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डी क्यू 0 के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि जो डी एस सराउंडिंग था वो किसके इक्वल था, डी क्यू बाई टी के इक्वल था। अगर ये वाला डी क्यू 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल होगी, डी एस सराउंडिंग किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर डी एस सराउंडिंग 0 के इक्वल है, अपन ने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी थी, डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ डी एस सराउंडिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखते हो इसको, अगर आप इस वाली इक्वेशन ये सराउंडिंग की वैल्यू को यहाँ पर रख दें, क्या सराउंडिंग की वैल्यू है, 0 है। तो जो डी एस सिस्टम है वो किसके ग्रेटर देन हो गया, 0 से ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर ये 0 से बड़ा है और आप तो इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे। जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन सिस्टम प्लस चेंज इन सराउंडिंग। ये वाला 0 के इक्वल है, तो डी एस टोटल किसके इक्वल हो गया, वो सिर्फ सिस्टम वाले के इक्वल हो गया। और जो अपना सिस्टम वाला है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो डी एस टोटल भी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर डी एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका क्या मीनिंग है कि जो अपनी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर एंट्रोपी है जो वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, आया समझ में ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जब आप बात करें, एडियाबैटिक इसका मतलब है कि डी क्यू इक्वल टू 0, हीट कोई भी हीट लॉस नहीं होगी और कोई भी हीट एक्सेप्ट नहीं होगी। इसका मतलब जो चेंज इन हीट है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि डी क्यू क्या होता है, Q2 माइनस Q1। ये दोनों की दोनों अगर हीट इक्वल हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और डी पीछे अपन ने हमको पता है कि चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है, हीट बाय टेम्परेचर के। अब डी एस सराउंडिंग किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाय टी के। अगर डी क्यू 0 के इक्वल है तो डी एस सराउंडिंग भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। पीछे अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो डी एस सिस्टम है वो ग्रेटर देन है डी एस सराउंडिंग से। अगर वो डी एस सराउंडिंग से ग्रेटर देन है तो सराउंडिंग 0 है तो वो 0 से भी ग्रेटर देन हो जाएगा, इसको याद रखना। अब अगर आप टोटल की बात करें तो डी एस टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। सराउंडिंग किसके इक्वल हो गई है, 0 के इक्वल हो गई है। अगर वो 0 के इक्वल हो गई है तो जो टोटल है वो सिर्फ किसके इक्वल बच गया है, सिस्टम वाले के इक्वल बच गया है। और सिस्टम वाली अगर ग्रेटर देन 0 है तो टोटल भी ग्रेटर देन 0 होगी। दैट मीन्स इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन अकर्स थ्रू एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, सेकंड जो अपन इसके अंदर देखेंगे वो देखेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पीछे अपन ने एडियाबैटिक का देखा है, अब आप किसका देखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला देखेंगे। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अपन बात करें तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, डी टी इक्वल टू 0। और हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो प्योरली किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। और अपन ने फार्मूले भी पढ़े हैं इसके, डी यू इक्वल टू सी वी डी टी। अगर यहाँ पर डी टी क्या होगा, T2 माइनस T1। अगर देखो T2 भी इक्वल है T1 के, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के इसके इक्वल है 0 का, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर ये 0 के इक्वल है तो डी यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। इस
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता है कि डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ पर आइसोथर्मल वाली प्रोसेस है तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अगर डी यू जीरो के इक्वल है तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। आगे अपन क्या किया, इस डी डब्ल्यू को उस साइड ले गए हैं तो डी क्यू किसके इक्वल हो गया, माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखा कि अगर आपने वैक्यूम के अंदर या फ्री एक्सपेंशन ले लिया, फ्री एक्सपेंशन, अगर आपने फ्री एक्सपेंशन ले लिया और फ्री एक्सपेंशन के अंदर हमेशा कोई भी वर्क नहीं होता, नो वर्क डन। अगर कोई वर्क ही नहीं हुआ है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो गई। यहाँ पर अपन ने एक और कंडीशन ले ली है कि अपन ने फ्री एक्सपेंशन ले लिया है। अगर अपना फ्री एक्सपेंशन है, उस फ्री एक्सपेंशन के अंदर कोई वर्क नहीं होता क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं होता फ्री एक्सपेंशन के अंदर, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया है, जीरो के। अगर डी डब्ल्यू जीरो के इक्वल हो गया है तो यहाँ से अपन क्या पता चला कि डी क्यू भी किसके इक्वल हो गया है, जीरो के इक्वल हो गया। अगर डी क्यू भी जीरो के इक्वल हो गया है तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल हो गया है, जीरो के इक्वल हो गया है। अगर ये भी जीरो के इक्वल हो गया दैट मीन्स जो डी एस सिस्टम है वो क्या हो गया है, ग्रेटर देन जीरो हो गया है। ठीक है, जो पीछे वाली इक्वेशन है वो एग्जैक्टली इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। अगर डेल्टा एस सिस्टम जीरो ग्रेटर देन जीरो है और डी एस टोटल किसके इक्वल होता है, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग के इक्वल होगा। सराउंडिंग किसके इक्वल है, अपना जीरो के इक्वल है। इसको अपन ये जीरो के इक्वल होता पर ख़त्म कर देंगे। अगर ये देखो डी एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डी एस टोटल भी किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके अंदर भी अपनी जो प्रोसेस होगी या वो भी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ होगी हमेशा। ठीक है, जो सेकंड आप एग्जांपल लेवांगे इसका वो कौन से वाला लेवांगे, वो लेवांगे अपन स्पॉन्टेनियस कूलिंग वाला एग्जांपल लेवांगे। स्पॉन्टेनियस कूलिंग से क्या मतलब है कि एक जो एक अपना सिस्टम है उससे कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे वाले सिस्टम के साथ। जैसे देखो ए कोई भी सिस्टम है और बी कोई भी सिस्टम है, ए का टेम्परेचर है T2 और बी का टेम्परेचर है T1 और T2 है ग्रेटर देन T1, तो ए से ही बी में क्या चली जाएगी, हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। अगर ए से बी में हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र हो रही है इसका मतलब है कि ए किसका काम कर रहा है, वो सोर्स का काम कर रहा है और बी किसका काम कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है। अगर आप एंट्रोपी चेंज की वैल्यू देखा तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाय T2 और एंट्रोपी चेंज ऑफ सिंक किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस डी क्यू बाय T1। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो सोर्स है उससे हीट बाहर जा रही है सिंक की तरफ, हीट का लॉस हो रहा है, इसीलिए अपन इसके आगे माइनस साइन लिख दिया है। सेकंड जो है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिंक, यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, हीट एक्सेप्ट कर रहा है ये वाला सिस्टम। अगर अपन अब टोटल एंट्रोपी चेंज देखा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सोर्स वाली का चेंज प्लस सिंक वाली का, डी क्यू बाई T1 प्लस डी क्यू बाई T2, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में माइनस आ गया तो अपन डी क्यू दोनों के लिए इक्वल है, जितनी इससे हीट बाहर जा रही है उतनी ही इसके अंदर आ रही है। तो डी क्यू अगर अपन ने बाहर ले लिया तो क्या बच गया अपना, डी क्यू इंटू 1/T1 माइनस 1/T2
T2, और हमें पता है कि जो T2 है वो ग्रेटर देन है T1 से। अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये वाली पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि देखो ये वाली टर्म क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस टर्म। अगर आप इसको अलग से लेके देखा इस वाली टर्म को, देखो इसको निकाल लो सिर्फ 1/T1 माइनस 1/T2। अपन बोले कि T2 बड़ा है T1 से। अगर ये T2 लार्जर है T1 से, इसका मतलब है ये तो अपोन में है, ये टर्म क्या हो गई, स्मॉल हो गई। अगर ये टर्म स्मॉल हो गई तो ये कैसी होगी, लार्ज टर्म हो गई। देखो अगर ये स्मॉल टर्म है और ये लार्ज टर्म है, इसका मतलब इनकेस जब आप वो कराएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो डेल्टा एस टोटल है वो हमेशा ग्रेटर देन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आई जोन में जिनसे अपन ने देखा है कि कैसे जो हीट चेंज है वो बताता है हमें कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन हमेशा 0 के इक्वल होगा। सबसे पहले तो अपने को अगर आप कैल्सियस इनइक्वालिटी देखा, ये हमें यही बात बताएगा कि जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज होगा इरिवर्सिबल वाली प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सिंपली सी अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखा शुरू में आप पीछे आप ये प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ पर अपन क्या कर दिया, सिंपली डेल्टा सराउंडिंग को उस साइड ले गए। अगर अपन उस साइड ले गए और हमें पता है कि जो डेल्टा सराउंडिंग है वो किसके इक्वल है, -Q1/Q/T के। ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट, और ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यही वैल्यू अपन ने कौन सी वाली इक्वेशन के अंदर रख दी, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा ये वाली जो टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसको अगर स्मॉल चेंज की फॉर्म में देखा, स्मॉल चेंज की फॉर्म में अगर अपन देखते हैं तब भी क्या होगा कि जो ds सिस्टम हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, dQ/T के। क्योंकि जो ds सराउंडिंग है वो -dQ/T के इक्वल है। ये हमें क्या बता रहा है कि देखो ये बताता है कि जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगी वो हमेशा इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ होंगी। नेक्स्ट ये इसको अपन प्रूव कराएंगे विद 2 एग्जांपल। पहला एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन का। स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन वाले के अंदर 2 केस होंगे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक वाले के अंदर क्या होगा, dQ 0 को इक्वल है, क्योंकि हीट जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो गया है। अगर हीट चेंज 0 के इक्वल है तो ds सराउंडिंग भी किसके इक्वल हो गया है, 0 के। और जो ds सिस्टम है वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल हो गया है। तो यहाँ से भी अगर ds सराउंडिंग 0 है तो ds सिस्टम ग्रेटर देन 0 है, तो ds टोटल भी किसके इक्वल हो गया, ग्रेटर देन 0 के इक्वल हो गया। अगर अपन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वाली के अंदर देखा तो dQ किसके इक्वल हो गया है, 0 इक्वल हो गया है। अगर du 0 इक्वल हो गया तो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या बचेगी, dQ + dW इक्वल टू 0, या dQ इक्वल टू माइनस dW। यहाँ पर अपन ने फ्री एक्सपेंशन वाली कंडीशन ले ली, और फ्री एक्सपेंशन में कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होता, इसका मतलब dW किसके इक्वल हो गया है, 0 के इक्वल हो गया। अगर dW 0 के इक्वल है तो dQ भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये वाली इक्वेशन लगा के अगर dQ 0 है तो ds सराउंडिंग भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ds सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
आप देखा स्पॉन्टेनियस कूलिंग वाले प्रोसेस के अंदर, स्पॉन्टेनियस कूलिंग से क्या मतलब है, कोई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूसली हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक सोर्स से एक सिंक की तरफ, और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है सिंक वाली से। जो सोर्स का एंट्रोपी चेंज होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा, -dQ/T2, ये सोर्स का टेम्परेचर है। और जो सिंक वाला है उसका क्या हो जाएगा, +dQ/T1, क्योंकि T2 से T1 की तरफ हीट जा रही है। T2 वाली टर्म किस में होगी, माइनस में, और T1 वाली किसके अंदर होगी, प्लस के अंदर होगी। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज देखा हुआ, टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, सोर्स प्लस सिंक के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए क्योंकि सोर्स वाली नेगेटिव है। dQ/T1 माइनस dQ/T2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, dQ इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखा एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। अगर अपन एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की कोई भी एक टर्म बतावा तो सारे की सारे जो पीछे अपन ने देखा है कि जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी वो इरिवर्सिबल होंगी। अगर सभी की सभी प्रोसेस की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यूनिवर्स की एंट्रोपी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लग रही है। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, या आप बोल सकते हैं द एनर्जी of universe is constant whereas the entropy of the universe is continuously increasing and tend to a maximum। सभी प्रोसेस जो यूनिवर्स में इरिवर्सिबल हैं और हर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज के साथ हो रही है, इसका मतलब टोटल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज होने लग रही है। ठीक है, आया ये यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में। यहाँ पर सिंपली जैसे यूनिवर्स के अंदर फॉर एग्जांपल 100 प्रोसेस होने लग रही है और हर जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, और हर प्रोसेस इरिवर्सिबल है और हर प्रोसेस इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ हो रही है, तो 100 की 100 जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ हो रही है, और ये 100 प्रोसेस मिला के क्या बना है, अपना यूनिवर्स बना है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप कराएंगे एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।